January 15th, the celebrated inventor Thomas Edison is well known for his statement, "Genius is 1% inspiration and 99% of perspiration." While I believe that hard work is essential to a life of real success and fulfillment, I think that being filled with a deep sense of inspiration and commitment to making a difference in the world is an even more important attribute. तो इसमें यही बताया कि थॉमसन एडिसन बताते हैं, जो मतलब एक सेलिब्रेटेड इन्वेंटर थे, उनकी एक स्टेटमेंट है कि जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन, मतलब 1% इंस्पिरेशन होता है, बाकी जो 99% वर्क होता है वो हार्ड वर्क या जो भी आप कह लें वो होता है। तो भाई आई बिलीव हार्ड वर्क इसेंशियल, मतलब हार्ड वर्क जरूरी है, बट अ रियल सक्सेस इज फुलफिलमेंट, मतलब क्या आप फुलफिलमेंट करते हो। आई थिंक दैट इज बीइंग फिल्ड विद अ डीप सेंस ऑफ इंस्पिरेशन। आपका क्या इंस्पिरेशन है, क्या कमिटमेंट है, और आप क्या डिफरेंस करते हो वर्ड में, एंड इवन अ मोर एट्रीब्यूट, मतलब इंस्पिरेशन से ही सब कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि मेहनत तो सब लोग ही करते हैं, बट आपका क्या इंस्पिरेशन है, क्या गोल है जो उसको लेके काम करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। थैंक यू सर। बिल्कुल अजय जी, बहुत अच्छा रीड किया। अजय जी के लिए जबरदस्त तालियां, है ना। पहली बॉल पे छक्का लगाया। और थैंक यू सर, थैंक यू। इससे ना मेरे को एक बहुत अच्छा फॉर्मूला जो हमने शायद बचपन में पढ़ा था, 6th और 7th क्लास में पढ़ा होगा, अभी भी शायद 6th 7th में है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हम वो फॉर्मूला था वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद है क्या किसी को? नहीं याद है? सुखदेव जी को तो याद होगा, पढ़ाते रहते हैं, है ना। तो उसका बड़ा सिंपल सा वो है कि अब भी है सर ये। अभी भी है? जी सर। नहीं, ये हमेशा ही रहेगा क्योंकि एक यूनिवर्सल लॉ है। वर्क डन मतलब काम उतना हुआ है जितना आप ताकत लगाते हैं, फोर्स अप्लाइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कई बार जब हम लोग दीवार को धक्का लगाने की कोशिश करते हैं और दीवार खिसकती ही नहीं है, हमने तो पूरी ताकत लगाई, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब वहां से बिल्कुल भी नहीं हिला, मैं ऐसा ताकत लगा रहा हूँ वैसे हिला नहीं, वो जीरो होने की वजह से पूरा आपकी हमने जो ताकत लगाई वो पूरी तरह से जीरो हो जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम कहाँ पे जा रहे हैं, है ना, क्योंकि मेहनत तो हर कोई कर रहा है और आज बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं लोग। लोगों को पूछो क्या कर रहे हो तो बोले बिजी है ना। किसी को भी पूछो समय तो किसी के पास शायद ना मिलेगा, लेकिन बिजी कहाँ यही नहीं पता है। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। एक बार फिर से अजय जी के लिए बहुत जबरदस्त तालियां, और सुखदेव जी के लिए भी थैंक यू कि उन्होंने फिर से मुझे याद दिलाया कि हाँ अभी भी है। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे अमीर पापा जी गरीब पापा जी की कहानी, मतलब रिच डैड पुअर डैड को आगे सुनते हैं। और इसके लिए आज ताराचंद जी की जबरदस्त आवाज से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जय हो ताराचंद जी। थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार। मैं सिर्फ आपको इतनी सी बात बताना चाहता हूं कि निवेश आते जाते रहते हैं, मार्केट घटता बढ़ता रहता है, अर्थव्यवस्थाएं सुधरती बिगड़ती रहती हैं, दुनिया आपको हर दिन जिंदगी के अनूठे अवसर देती रहती है, आपकी जिंदगी के हर दिन, परंतु प्राय हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, लेकिन वे वहां होते हैं। और दुनिया जितनी ज्यादा बदलती है और टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा बदलती है, आपके और आपके परिवार के लिए स्थायी आर्थिक सुरक्षा के लिए उतने ही ज्यादा मौके होते हैं। तो अपनी फाइनेंशियल बुद्धि को विकसित करने का झंझट क्यों उठाया जाए। एक बार फिर मैं यही कहूंगा कि आप ही इसका जवाब दे सकते हैं। मैं जानता हूं कि मैं क्यों इसे सीखता और विकसित करता हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि परिवर्तन हो रहे हैं और होने वाले हैं। मैं परिवर्तनों का स्वागत करना चाहता हूं और अतीत से चिपके नहीं रहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मार्केट में ज्वार आएगा और मार्केट में भाटा भी आएगा। मैं लगातार अपनी फाइनेंशियल बुद्धि को विकसित करना चाहता हूं क्योंकि मार्केट में हर परिवर्तन पर कुछ लोग अपनी नौकरियों के लिए अपने घुटने टेक कर भीख मांगेंगे। इसी से मैं कई दूसरे लोग जिंदगी द्वारा दिए गए नींबू को लेकर उन्हें करोड़ों में बदल लेंगे। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें कभी कभार जिंदगी नींबू दे देती है। यही फाइनेंशियल बुद्धि है। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मैंने नींबुओं को किस तरह करोड़ों में बदला है। व्यक्तिगत रूप से मैं व्यक्तिगत निवेश के कई और उदाहरण देने में झिझकता हूं। मैं इसलिए झिझकता हूं क्योंकि मुझे डर है कि मुझे बड़बोला या अपनी सेकी बघारने वाला कहा जाएगा। यह मेरा इरादा नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए उदाहरण देता हूं ताकि उसके अंकों और समयावधि से सच्ची और आसान घटनाओं को बताया जा सके।
मैं उदाहरण इसलिए देता हूं ताकि आपको यह बता सकूं कि यह आसान है, यह ज्यादा आसान है अगर आप फाइनेंशियल बुद्धि के 4 स्तंभों के जानकार हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं फाइनेंशियल बुद्धि के लिए 2 मुख्य साधनों का इस्तेमाल करता हूं, रियल एस्टेट और छोटे स्टॉक्स। मैं रियल एस्टेट को अपनी नींव की तरह इस्तेमाल करता हूं। हर दिन मेरी प्रॉपर्टीज कैश फ्लो प्रदान करती है और उनका मूल्य बढ़ता जाता है। छोटी पूंजी के स्टॉक्स को तेज बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू ताराचंद जी, बहुत अच्छा आपने रीड किया है ना। आपकी आवाज सुन के बहुत एनर्जी आ जाती है सब में। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हमने यहाँ पे 2 मेजर उन्होंने इन्वेस्टमेंट बताए, एक तो रियल एस्टेट और दूसरा छोटे स्टॉक्स। छोटे स्टॉक्स उसको भी आगे समझेंगे। तो आगे की रीडिंग के लिए हम लोग बुलाते हैं प्रशांत जी को। पुणे आ जाते हैं वापस, जयपुर से पुणे। मैं अपने द्वारा की गई हर चीज की अनुशंसा नहीं करता, उदाहरण केवल उदाहरण ही है। अगर अवसर बहुत जटिल है और मैं निवेश को नहीं समझ पाता हूँ तो मैं निवेश नहीं करता हूँ। पैसे के बारे में निर्णय लेने में हमें केवल साधारण गणित और कॉमन सेंस की जरूरत होती है। उदाहरण का प्रयोग निम्न 5 कारणों से किया जाता है। 1, लोगों को ज्यादा सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए। 2, लोगों को यह बताने के लिए कि अगर नींव मजबूत है, यानी कि पाया यानी कि बेस मजबूत है, तो पैसे का महल बनाना आसान होता है। यह बताने के लिए कि कोई ढेर सारा पैसा बना सकता है। यह दिखाने के लिए कि आपके लक्ष्यों को हासिल करने के लिए करोड़ों तरीके हैं। यह बताने के लिए कि यह कोई रॉकेट विज्ञान नहीं है। 1969 में मैं अपने ओरेगन के पोर्टलैंड के एक खूबसूरत जगह पर जॉगिंग किया करता था। यह एक उपनगर था जहाँ छोटे छोटे घर बने हुए थे। वे छोटे और सुंदर थे। हर कहीं मुझे बिकाऊ है के बोर्ड दिखते थे। टिम्बर मार्केट का बुरा हाल था। स्टॉक मार्केट में क्रैश हो चुका था और अर्थव्यवस्था में मंदी थी। एक सड़क पर मैं एक बिकाऊ है का बोर्ड देखा जो वहाँ काफी लंबे समय से लगा हुआ था। यह पुराना दिख रहा था। एक दिन इसके पास से जॉगिंग करते समय मेरी मुलाकात उसके मालिक से हो गई जो परेशान दिख रहा था। मैंने पूछा, आपने अपने घर की क्या कीमत लगाई? मालिक घुमा और कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा, आप कीमत लगा लो। 1 साल से ज्यादा समय से बिकाऊ है और अब तक कोई इसे देखने तक आया नहीं। मैं इसे देख सकता हूँ? मैंने कहा, और वो आधे घंटे के बाद मैंने उसे $20,000 में खरीद लिया, जो उसके द्वारा मांगी गई कीमत से कम थी। यह 2 बेडरूम का आगे पढ़ू ना। यह 2 बेडरूम का छोटा सा सुंदर सा घर था जिसकी खिड़कियां पर जिंजर ब्रेड का ट्रिम था। यह 1930 में बनाया गया था और इसका रंग हल्का सा नीला था। अंदर एक सुंदर चट्टानी अंगूठी थी और छोटे छोटे 2 बेडरूम थे। यह किराए पर देने के लिए एक आदर्श घर था। मैंने मालिक को $45,000 के लिए $5,000 नकद दिए, जिसकी असली कीमत $65,000 होगी। परंतु दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि मैं इसे कोई खरीदने नहीं चाहता था। मालिक ने एक हफ्ते में इसे खाली कर दिया और इससे पीछा छुड़ाकर खुश हुआ। मेरा पहला किराएदार वहां आ गया और एक स्थानीय कॉलेज में प्रोफेसर था। मॉर्गेज खर्च और मैनेजमेंट फीस चुकाने के बाद हर महीने के आखिरी में मेरी जेब में $40 आते थे, जो बहुत बड़ी रकम नहीं थी। थैंक यू प्रशांत जी, बहुत अच्छा रीड किया है ना। तो किस तरीके से है ना अपॉर्चुनिटी को ढूंढना चाहिए, यहाँ पे एक हमने सीखा। और साथ में एक और चीज अगर हम यहाँ पे बात करें कि देखिए, जब मार्केट नीचे गिरा होता है या मार्केट कोई भी क्रैश होता है, तब एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है। और कुछ यहाँ पे 5 क्यों उदाहरण बता रहे हैं, तो इस उदाहरणों से क्या होता है, एग्जाम्पल से ये होता है, जब प्रशांत जी काफी बार बोलते हैं कि कुछ एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो हमेशा लोग रिलेट करेंगे, है ना। तो उनके 5 फायदे यहाँ पे बताए हैं कि उससे एक तो हम सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, इंस्पायर होते हैं। और दूसरी चीज बहुत अच्छी बात बताई कि अगर हमारी पैसों की नींव मजबूत हो ना, तो हम महल भी बना सकते हैं।
हाँ, प्रशांत जी का रीड में हमेशा ही डिफरेंस एक फील होता है। ग्रेट। और ये भी कि हम में से कोई भी है ना बहुत सारा पैसा बना सकता है, क्योंकि हमने देखा कि उनका पहला इन्वेस्टमेंट केवल $40 उसमें से बना रहे थे, है ना। और ये भी एक जानने की जरूरत है कि आज हमारे लक्ष्य को पाने के लिए एक नहीं करोड़ों तरीके हैं। और ये जानना कोई भी रॉकेट विज्ञान नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि रॉकेट साइंस है कि हमको इसको जानने के लिए कई रिसर्च करनी पड़ेगी, है ना। ये बड़ी सिंपल है, कॉमन सेंस की चीजें हैं। तो थैंक यू वंस अगेन प्रशांत जी फॉर वंडरफुल रीडिंग। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रीडिंग के लिए बुलाते हैं हम लोग। अगर आज कानपुर से हमारी बहन जी जुड़ी हुई हैं तो वहां पे चलते हैं हमारे जन्म स्थान में। और जी हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, पढ़िए। 1 साल बाद ओरेगोन का रियल एस्टेट बाजार मंदी से उबर आया और बढ़ने लगा। कैलिफोर्निया के निर्देशकों के पास अपने रियल एस्टेट मार्केट की तेजी से बहुत सा पैसा था और अब वे उत्तर दिशा में आकर ओरेगोन और वाशिंगटन में खरीदारी कर रहे थे। मैंने उस छोटे से घर को कैलिफोर्निया से आए एक युवा दंपत्ति को $95,000 में बेच दिया, जिन्हें यह बहुत सस्ता सौदा लग रहा था। इस सौदे में मुझे लगभग $40,000 का कैपिटल गेन हुआ, जो मैंने 1031 के टैक्स विहीन एक्सचेंज में रख दिए और मैं अपने पैसों को लेकर कई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने चल दिया। 1 महीने में मुझे बीवरटन, ऑरेगन में इंटेल प्लांट के पास एक 12 यूनिट का अपार्टमेंट मिल गया। उसके मालिक जर्मनी में रहते थे और उन्हें इसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं था और एक बार फिर वे इससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। मैंने $450,000 की इमारत के लिए $275,000 का प्रस्ताव दिया। वे $3 लाख पर मान गए। मैंने इसे खरीद लिया और इसे 2 साल तक अपने पास रखा। फिर उसे 1031 एक्सचेंज प्रक्रिया का फ़ायदा उठाते हुए मैंने उस इमारत को $4,95,000 में बेच दिया और ऐसी एरिज़ोना फिनिक्स में एक 30 यूनिट का अपार्टमेंट खरीद लिया। तब तक हम फिनिक्स चले गए थे और हमें वैसे भी इसे बेचना था। पहले जो हाल ऑरेगन के बाजार का था, वहाँ मंदी का माहौल फिनिक्स के रियल एस्टेट मार्केट में देखने को मिला। फिनिक्स में 30 यूनिट के अपार्टमेंट इमारत की कीमत $8,75,000 थी, जिसमें $2,25,000 डाउन पेमेंट था। 30 यूनिट से आने वाला कैश फ्लो $5,000 प्रति माह से कुछ ज़्यादा था। एरिज़ोना का बाजार भी बढ़ने लगा और 1996 में एक कोलोराडो के निदेशकों ने हमें उसी प्रॉपर्टी के लिए $12 लाख देने का प्रस्ताव रखा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है। आपने देखिए कैसे, है ना, कुछ ही देर में कुछ पैसों को $12 लाख तक कैसे बनते हुए हम सब ने देखा। कुछ ही सालों में ये हो गया और ऐसा हम सब कर सकते हैं। तो थैंक यू श्वेता जी, बहुत अच्छा बट रीडिंग। इसमें सर एक वो है कि मतलब ऐसी प्रॉपर्टी कहाँ मिलेंगी जिसको इतने में ही बेचना है, इतने में ही खरीदना है। ये भी एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। मैं आप लोग के साथ है ना एक लाइव एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। पिछले हाँ। साल इसी वक्त मतलब जनवरी में मैंने एक प्रॉपर्टी देखी थी पुणे के पास में। मैंने उसमें 20 लाख रुपए डाले थे, है ना। और मतलब ये कोई सट्टा नहीं था, बहुत रिसर्च के बाद में मैंने डाला था। और मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा कि आप लोग अगर 20 लाख कहीं पे भी डालो, है ना, अच्छे से अच्छी जगह, तो एक साल में क्या रेट हो सकता है उसका? At the most 40 lakh. 25%, 20 to 25%। साल भर में 20-25% प्रॉपर्टी रेट बढ़ना बहुत अच्छी बात होती है। इतना जल्दी नहीं बढ़ता है ना। प्रॉपर्टी का रेट तो इतना जल्दी नहीं 10%। बढ़ता है, लेकिन 10% हमें तक सॉरी 10% तक बढ़ जाता है। 10 होता है जो भी है, लेकिन राइट नाउ अभी मेरे को है ना वहां से बंदे का कॉल आया था कि अभी वो लोग 38 में बेच रहे हैं सेम चीज को, है ना। तो हमें ऐसे रिसर्च करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कहाँ ग्रोइंग मार्केट है। जैसे अजय जी, आप पटियाला में रहते हो। पटियाला में जहां आप रहते हो वहां पे कैसा है? वहां पे जहां आप रहते हो वहां पे खूब घनी बस्ती है क्या? ज्यादा नहीं है, मतलब ठीक है, मतलब
ज्यादा गहरी भी नहीं कह सकते, ज्यादा मतलब स्कैटर्ड भी नहीं कह सकते, ठीक ठीक है। बिल्कुल ठीक ठीक है, लेकिन ऐसा कोई एरिया है वहां पे जहाँ पे अभी बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई हो? हाँ सर ऐसा है काफी। इंडस्ट्रियल एरिया है हाँ जी, वहाँ है पे, मतलब इंडस्ट्रियल काफी एरिया से है कि इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह है, तो वहां पे जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया आने वाला है ना, या आ गया है, वहां पे बहुत जल्दी से है ना ग्रोथ हो सकती है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हमारे कंफर्ट जोन में हम देखते हैं कि अरे मेरा तो पड़ोसी पास में मिल जाए, मेरा रिलेटिव पास में मिल जाए, है ना। तो अगर ऐसा है तो रेंट पे रह लो, है ना। और रॉबर्ट कियोसाकी जी ये बताएंगे। और घर इन्वेस्ट करो तो केवल इन्वेस्टमेंट के लिए करो, ठीक है। तो ऐसे काफी सारी प्रॉपर्टीज मिलती हैं, और हम उस पर कभी बात भी करेंगे, ठीक है। हाँ जी, चलो आगे। मेरी पत्नी सर और मेरा मैं। क्वेश्चन है। जतिन, क्वेश्चन सब लास्ट में ले लेंगे, ठीक है ना। 11 बजे के बाद सब क्वेश्चंस ले लेंगे। सो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मेरी पत्नी वाला कौन पढ़ेगा? नेहा जी ने 100 नहीं, जतिन को पहले देते थे, जतिन को काफी दिन से पढ़ने को मौका नहीं मिला है। जतिन आप पढ़िए, फिर नेहा जी आप मेरी पढ़िए। पत्नी और मैं बेचने का विचार कर रहे थे, परंतु हमने ये देखने का इंतजार किया कि क्या कांग्रेस कैपिटल गेन कानून में परिवर्तन करेगी। अगर ये परिवर्तन करती है तो प्रॉपर्टी की कीमतें 15 से 20% तक बढ़ जाएगी। इसके अलावा हर महीने $5,000 मिलते रहना अच्छा लगता था। इस उदाहरण के में मुद्दे की बात यह है कि किस तरह की एक छोटी सी रकम एक बड़ी रकम में बदल सकती है। एक बार मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, निवेश की रणनीति, बाजार की समझ और कानूनी जानकारी होना जरूरी है। अगर लोग इस इन विषयों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो स्पष्ट रूप से स्टैंडर्ड्स लॉ का पालन करेंगे, जो कहती है कि सुरक्षित खेल खेलना चाहिए और सुरक्षित निवेशों में पालन पैसा लगाना चाहिए। सुरक्षित निवेशों के साथ समस्या ये है कि वे अक्सर बहुत कम मुनाफा देते हैं। उन्हें इतना सुरक्षित बना दिया जाता है कि उनसे मिलने वाला मुनाफा कम हो जाता है। ज्यादातर बड़े ब्रोकर्स हाउसेस जोखिम भरे सौदों से बेचते हैं ताकि वे खुद की और अपने ग्राहकों की सुरक्षा कर सकें। और ये नीति समझदारी की भी है। असली गर्म सौदे सिक्कियों को नहीं दिए जाते। प्राइस स्पष्ट सौदे उन लोगों के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं जो इस खेल की अच्छी तरह समझते हैं, और ये सौदे अमीरों की और भी ज्यादा और अमीर बना देते हैं। वैसे भी इस तरह के जोखिम भरे सौदे नौसिखियों के सामने रखना तकनीकी के रूप से गैर कानूनी माना जाता है, परंतु ऐसा भी कभी कभार होता है। मैं जितना ज्यादा प्रकृष्ट होता जाता हूँ उतने ही अवसर मुझे मिलते जाते हैं कि जिंदगी में फाइनेंशियल बुद्धि विकसित करने के लिए। एक और फायदा ये होता है कि इससे आपके सामने ज्यादा अवसर आते हैं, और आपकी फाइनेंशियल बुद्धि जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है, इस आपके लिए ये बताना आसान होता जाता है कि कोई सौदा अच्छा है या बुरा। आपकी बुद्धि तत्काल एक बुरे सौदे को पहचान सकती है या एक बुरे सौदे को अच्छे सौदे में बदल सकती है। मैं जितना ज्यादा सीखता हूँ और सीखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है, मैं जी उतना ही ज्यादा पैसा सिर्फ इसलिए कमाता हूँ कि क्योंकि समय के साथ साथ मेरा अनुभव और बुद्धि बढ़ जाती है। मेरे कुछ दोस्त अभी भी सुरक्षित खेल खेल रहे हैं और अपने प्रोफेशन में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, परंतु उनकी फाइनेंशियल बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, जिससे विकसित होने में बहुत समय लगता है। थैंक यू जतिन, बहुत अच्छा आपने रीड किया, है ना। और यहाँ पे बहुत अच्छी बात की है कि हमें है ना परिष्कृत करना है, मतलब इसको हमको है ना और ट्रेन करना है, हमारे दिमाग को, फाइनेंशियल आईक्यू को हमें ट्रेन करना बहुत जरूरी है। और कई बार जैसा मैंने बताया कि ऐसे सौदे होते हैं जब लोगों को बताया जाता है ना कि आपका पैसा बढ़ सकता है, तो कई बार ये लोगों को समझ में नहीं आ पाता है। नॉर्मली इनको फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट है ना, लोगों को इसलिए नहीं समझ में आता है। मैं पहले भी 1-2 दिन पहले भी बात कर रहा था, क्योंकि फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट को लगता है कि मेरी तो ओनरशिप ही नहीं है।
लेकिन अच्छी बात यह है ना कि ओनरशिप के बिना भी आप ग्रो करो। सो इसलिए कई लोगों को शेयर ही नहीं किया जाता है, उनको बताया नहीं जाता है। ठीक है, तो चलिए नेहा जी ने काफी देर से हैंड रेज किया हुआ है और हम लोग नेहा जी के पास में चलते हैं। काफी ठंडी है आगरा में, तो आगरा की ठंडियों में से कुछ सुनते हैं। जी सर, ये मेरी कुल जमा फिलॉसफी से स्टार्ट करना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, मेरी कुल जमा फिलॉसफी है अपने संपत्ति वाले कॉलम में बीज बोना। यह मेरा फॉर्मूला है। मैं छोटे पैमाने पर शुरू करता हूँ और बीज बोता हूँ। कुछ बीज उग जाते हैं और कुछ नहीं उगते। हमारे रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन में हमारे पास करोड़ों डॉलर की प्रॉपर्टी है। ये हमारा अपना REIT यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। अब मैं आपको यह पते की बात बताना चाहता हूँ कि इन करोड़ों में से कई प्रॉपर्टीज तो $5,000 से $10,000 के निवेश से शुरू हुई थी। नगद पैसे से खरीदी गई यह प्रॉपर्टी खुशकिस्मती से तेजी से बढ़ते बाजार में ज्यादा कीमत की हो गई थी और टैक्स से मुक्त रहते हुए इन्हें खरीदा और बेचा गया था, और ऐसा कई सालों तक किया गया था। हमारा एक स्टॉक पोर्टफोलियो भी है जिसे मैं और मेरी पत्नी अपना पर्सनल म्यूचुअल फंड कहते हैं। आगे सर, हमारे कुछ दोस्त हमारे जैसे निवेशकों के साथ ही बिजनेस करते हैं जिनके पास आगे ये थोड़ा नीचे, हाँ जिनके पास हर महीने निवेश करने के लिए कुछ अतिरिक्त धन होता है। हम ज्यादा जोखिम वाली प्राइवेट कंपनियों के शेयर खरीदते हैं जो अमेरिका या कनाडा में स्टॉक एक्सचेंज पर सार्वजनिक होने जा रही है। कितनी तेजी से धन बढ़ता है इसका उदाहरण इस तरह देखें। हमने कंपनी के सार्वजनिक होने से पहले 25 सेंट प्रति शेयर की दर 1 लाख शेयर खरीदे। 6 महीने बाद जब कंपनी शेयर बाजार में दर्ज हो गई तो उसके शेयर का भाव $2 प्रति शेयर हो गया। अगर कंपनी का प्रबंधन अच्छा है तो कीमतें बढ़ती रहेंगी और स्टॉक $20 प्रति शेयर या इससे भी अधिक होगा। ऐसे भी कई वर्ष रहे हैं जब हमारे $25,000 एक साल से भी कम ज्यादा में $10 लाख बन गए हैं। यह जुआ नहीं है अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। यह जुआ है अगर आप सौदे में अपना पैसा फेंक रहे हैं और भगवान से सफल होने की दुआ कर रहे हैं। आपको अपने तकनीकी ज्ञान, बुद्धि और खेल के प्रति प्रेम की जरूरत होगी ताकि जोखिम कम से कम रहे। वैसे जोखिम तो होता ही है, यह फाइनेंशियल बुद्धि होती है जिससे आपकी सफलता के अवसर बढ़ जाते हैं। इसी कारण जो चीज एक आदमी के लिए जोखिम भरी होती है वह दूसरे आदमी के लिए उतनी जोखिम भरी नहीं होती। यही यह मूल कारण है कि जिसकी वजह से मैं लोगों को लगातार प्रेरित करता हूं कि वे स्टॉक, रियल एस्टेट या दूसरे बाजारों में निवेश करने के बजाय फाइनेंशियल बुद्धि पे निवेश करें। आप जितने ज्यादा स्मार्ट होंगे आपके सफल होने के अवसर उतने ही ज्यादा होंगे। थैंक यू सर। बहुत अच्छा नेहा जी के लिए जबरदस्त तालियां। तो एक चीज उन्होंने देखिए बहुत अच्छी यहाँ पे बताई है कि रियल एस्टेट, स्टॉक या और किसी भी चीज में इन्वेस्ट करने से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए हमारे फाइनेंशियल IQ को बढ़ाने के लिए, है ना। और यहाँ पे भी स्टॉक्स में भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो मल्टीप्लाई करते हैं अपने पैसे को, है ना, मल्टीफोल्ड करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट नरेश जी ने भी हैंड। हाँ, मैं अजमत मैं को पहले दे देते, फिर नरेश जी आपके पास आ जाते हैं, है ना। थैंक यू सो मच सर। मैं व्यक्तिगत रूप से स्टॉक में निवेश हूँ, ज्यादा जोखिम होता है और इससे मैं उनकी अनुशंसा नहीं करता हूँ। मैं इस खेल को 1979 से खेल रहा हूँ और मैंने इसमें काफी अनुभव कर लिया है। परंतु अगर आप बढ़ेंगे कि निवेश लोगों जोखिम भरे क्यों होते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को अलग तरह से निर्धारित कर सकेंगे, जिससे $25,000 से एक साल में $10 लाख बनाना आपके लिए कम जोखिम भरा होगा। जैसा पहले ही कहा जा चुका है, मैंने जो लिखा है मैं आपको वैसा करने की सलाह नहीं देता हूँ। मैं सिर्फ आपको यह समझाना चाहता हूँ कि यह आसान और संभव है। बात इतनी सी है कि औसत
आदमी के लिए $1,00,000 से ज्यादा की प्रतिवर्ष आय अच्छी होती है और इसे हासिल करने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती। बाजार कैसा है और आप कितने स्मार्ट हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि आप 5 से 10 साल में ऐसा कर सकते हैं। अगर आप अपने खर्च को कम रख सकते हैं तो $1,00,000 की अतिरिक्त आय आपको सुखद लगेगी, चाहे आप काम कर रहे हो या नहीं। आप चाहे तो काम कर सकते हैं या चाहे तो काम छोड़ भी सकते हैं और सरकारी टैक्स सिस्टम को अपने विरोध के बजाय अपने समर्थन में भी प्रयुक्त कर सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत आधार रियल एस्टेट है। मैं रियल एस्टेट से प्रेम करता हूं क्योंकि यह अस्थायी और धीमी गति से चलने वाली होती है। मैं ठोस आधार को पसंद करता हूं। कैश फ्लो भी आमतौर पर अस्थायी ही होता है और अगर इसे अच्छी तरह मैनेज किया जाए तो इसकी कीमत बढ़ने की भी अच्छी संभावना होती है। रियल एस्टेट की ठोस आधारशिला अजमत की आवाज शायद नहीं आ रही है, लेकिन ये लाइन ऑलमोस्ट पढ़ चुका है और यहाँ पे ये कह रहे थे कि रियल एस्टेट की ठोस आधारशिला होने के कारण मैं जोखिम भरे स्टॉक्स खरीदने का खतरा मोल ले सकता हूँ। तो खतरा मोल लेने के पहले हमें उसका है ना देखना है कि वो 1979 से है ना, जब मैं पैदा हुआ था तब से वो काम कर रहे हैं और इसलिए उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इसमें। तो हमें ऐसा कोई भी रिस्क लेने के पहले है ना उसको पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उसको जानना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अभी हमने नरेश जी को मौका देंगे। नरेश जी रीड कीजिएगा और फिर मोनिका जी के पास में आते फिर किशोर जी के पास में। अगर मुझे स्टॉक मार्केट में खासा मुनाफा होता है तो मैं मुनाफे पर कैपिटल गेन्स टैक्स देता हूं और बची हुई रकम को रियल एस्टेट में लगा देता हूं ताकि मेरी संपत्ति की नींव और ज्यादा मजबूत हो जाए। रियल एस्टेट पर एक और बात, मैं दुनिया भर में घुमा हूं और मैंने हर जगह निवेश करना सर ऊपर कीजिए सीखा है और साथ में मुझे यह सुनने में आया है कि रियल एस्टेट को सस्ते में नहीं खरीदा जा सकता। यह मेरा अनुभव नहीं है। न्यूयॉर्क या टोक्यो में या शहर से थोड़ा सा दूर ऐसे शानदार मौके हैं जिनमें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सिंगापुर में जहां अभी रियल एस्टेट की कीमतें बहुत ज्यादा चल रही है, ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज है जो चंद मिनटों की ड्राइविंग की दूर पर है। इसलिए जब भी मैं किसी को यह कहते सुनता हूँ आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, तो मैं उन्हें यह याद दिलाता हूँ कि शायद आपको यह करना चाहिए। मैं नहीं जानता कि यहाँ ऐसा कैसे किया जा सकता है। अभी तक मान अवसरों को आपकी आंखें नहीं देख सकती, उन्हें आपके दिमाग से देखा जा सकता है। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें यह जानने के लिए फाइनेंशियल प्रशिक्षण ही नहीं मिला होता कि वे अपने सामने पड़े हुए अवसर को देख सके और सफल कीजिए उन्हें पहचान सके। मुझसे अवसर पूछा जाता है, मैं शुरुआत कैसे करूं? बहुत अच्छा नरेश जी की जबरदस्त तालियां। और ये सब मौके हम सबके आसपास में होते हैं और मैं मेरा एक एग्जांपल बताता हूँ कि ऐसा ही एक मौका में चूक गया। नरेश जी को थोड़ा म्यूट कर देता हूँ, शायद वॉइस है इको हो रही है। तो मेरे पास एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई थी, लेकिन तब तक मेरा घर बुक कर चुका था, मैंने आप लोग को बताया भी था। जहाँ पे एक जगह जो 70 लाख की प्रॉपर्टी है ना, वो 50 लाख में देने के लिए ओनर तैयार था क्योंकि उसको पैसों की जरूरत थी। और अगर मैंने इन्वेस्टमेंट दूसरी जगह नहीं किया होता था तो मैं इसको लेता था, और अगर मैं इसको ले लेता और मैं इसको सेल करता कुछ दिनों में ही लेने के बाद में, तो मैं 20 लाख रुपीज है ना बहुत जल्दी बना सकता था।
तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है हमारे आसपास में, बस हमें उसको ढूंढना, समझना, देखना, है ना। और कई बार हम लोग इससे पीछे क्यों भागते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि पता नहीं कोई 70 की जगह 50 में दे रहा है तो लफड़ा क्या है ना। लेकिन वो बिजनेसमैन है, अभी उसके पास पैसे की जरूरत है, तो ऐसे हमें देखना चाहिए। काफी सारे ऐसे हाँ, कई बार लगता है, कई बार ऐसा लगता है कोई लोग गलत माल दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं। हाँ, तो वो सीख लेना चाहिए ना, कि समझ हमें भी नहीं थी पहले, अब धीरे धीरे आ रही है। तो चलिए, यहाँ पे हमने देखा मैं शुरुआत कैसे करूं, और इसके लिए हम लोग नेक्स्ट 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 कहाँ गए मोनिका जी? यस सर। हाँ जी। थैंक यू सो मच सर। वेलकम मोनिका जी। आवाज नहीं आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है मुझसे? ओके सर। अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि शुरुआत कैसे करूं। पिछले अध्याय में मैंने आर्थिक स्वतंत्रता की राह पर चलने वाले 10 कदमों का उल्लेख किया है, परंतु ये हमेशा याद रखें कि आपको मजा आना चाहिए। यह केवल एक खेल है। कई बार आप जीत जाते हैं और कई बार आपको अनुभव मिलता है, परंतु हमेशा आनंद ले। ज्यादातर लोग कभी ये नहीं जीत पाते क्योंकि उन्हें हार का डर लगा रहता है। इसीलिए मुझे स्कूल मूर्खतापूर्ण लगता है। स्कूल में हम सीखते हैं कि गलतियां बुरी बात होती है और गलतियां करने के लिए हमें सजा भी दी जाती है, परंतु अगर हम इंसानों की सीखने की प्रक्रिया पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि इंसान गलतियां करके ही सीखते हैं। हम गिर कर ही चलना सीख जाते हैं। अगर हम कभी नहीं गिरे तो हम कभी चल ही नहीं पाएंगे। यही मोटरसाइकिल चलाने के बारे में भी सही है। मेरे घुटनों पर अब भी चोट के निशान हैं, परंतु आज मैं बिना सोचे मोटरसाइकिल चला सकता हूँ। यही अमीर बनने के बारे में भी सही है। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोगों के अमीर न बन पाने का मुख्य कारण यह है कि वे हारने से डरते हैं। जीतने वाले हारने से नहीं डरते, परंतु हारने वाले डरते हैं। सफलता की प्रक्रिया का एक भाग असफलता भी है। जो लोग असफलता से बचते हैं, सफलता उनसे बचती है। मैं पैसे कमाने को टेनिस के खेल की तरह मानता हूँ। मैं मेहनत से खेलता हूँ, गलतियां करता हूँ, गलतियां सुधारता हूँ और ज्यादा गलतियां करता हूँ, सुधारता हूँ, और इस तरह से मेरा खेल सुधरता जाता है। अगर मैं खेल में हार जाता हूँ तो मैं नेट के पास जाकर अपने विरोधी से हाथ मिलाता हूँ, मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ अगले शनिवार को मिलेंगे। निवेशक 2 तरह के होते हैं। थैंक सर यू ऊपर कीजिए। मोनिका जी, बहुत अच्छा रीडिंग, बहुत अच्छा रीडिंग, है ना। ओके, थैंक यू सर। तो हमने यहाँ पे ये थैंक यू सो जाना, मच सर। वेलकम वेलकम। तो हमने ये जाना कि ये भी एक गेम है ना। जिसको जितना खेलेंगे उतना जीतेंगे। और इसको एक इंग्लिश में बहुत अच्छी सेइंग है, द मोर यू प्ले द मोर यू विन, द मोर यू विन द मोर यू प्ले। जितना आप ज्यादा खेलेंगे उतना आप जीतेंगे, और जितना जीतने लगेंगे आपको खेलने में मजा आने लगता है। ठीक है, जैसे अभी बुक पढ़ने में मजा आना शुरू हो गया है सभी को, है ना। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, है ना। बिल्कुल। तो निवेशक 2 तरह। इसमें क्या बोला, अगले शनिवार को मिलेंगे? वो सैटरडे को मैच खेलते हैं ना, इसलिए बोलता है कि भाई सैटरडे अच्छा, सैटरडे अगले शनिवार को मिलेंगे। मैं कहा ऐसे ही बोल रहे कि अगले शनिवार को मिलेंगे। वो भी है कि एक हफ्ते में कुछ सीख के फिर अगली बार आ जाएंगे मैदान में। ठीक है, तो चलिए किशोर के पास में चलते हैं ना। किशोर, आप रीड करना चाह रहे थे? यस यस सर। हाँ जी, हाँ जी। निवेशक 2 तरह के होते हैं। पहले और सबसे आम तरह के निवेशक वो वे लोग होते हैं जो एक पैकेज में निवेश करते हैं। वे रिटेल आउटलेट में फोन करते हैं, जैसे एक रियल एस्टेट कंपनी या स्टॉक ब्रोकर या फाइनेंशियल प्लानर को, और फिर से वे कुछ खरीदते हैं। यह एक म्यूचुअल फंड, REIT, स्टॉक या बॉन्ड हो सकता है। यह निवेश का एक अच्छा, साफ सुथरा और आसान तरीका है। यह उसी तरह की खरीदारी हो गई है जैसे कोई ग्राहक कंप्यूटर स्टोर में जाकर शेल्फ पर रखे कंप्यूटर को खरीद ले। दूसरी तरह के दूसरी तरह के निवेशक वे होते हैं जो निवेशों को बनाते हैं। इस तरह के निवेशक आमतौर पर सौदों को असेंबल करते हैं, जिस तरह कंप्यूटर इंजीनियर कंप्यूटर के पुर्जों को असेंबल करते हैं। मैं यह तो नहीं जानता कि कंप्यूटर के पुर्जों को किस तरह असेंबल किया जाता है, परंतु मैं यह जानता हूँ कि आर्थिक अवसरों के पुर्जों को किस तरह असेंबल किया जा सकता है, या मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ऐसा कर सकते हैं।
दूसरे किस्म के निवेशक ही प्रोफेशनल निवेशक होता है। कई बार तो पूंजी को इकट्ठा करने में सालों लग जाते हैं और कई बार वे कभी इकट्ठे ही नहीं हो पाते। मेरे अमीर डैडी ने मुझे दूसरे किस्म का निवेशक बनने के लिए प्रोत्साहित किया। यह सीखना महत्वपूर्ण है कि पूंजी को किस तरह असेंबल किया जाए, क्योंकि यहीं पर भारी जीत का मौका होता है और अगर किस्मत आपके साथ न हो, तो यहीं पर भारी नुकसान का खतरा होता है। अगर आप दूसरे किस्म के निवेशक बनना चाहते हैं, तो आपको मुख्य रूप से 3 मुख्य दक्षताएं विकसित करने की जरूरत है। फाइनेंशियल बुद्धि के अलावा इन दक्षताओं की जरूरत होती है। फर्स्ट, किस तरह ऐसे मौके को खोजें जो दूसरों को दिखाई नहीं देता हो। दूसरे लोग अपनी आंखों से उस मौके को नहीं देख पाएंगे, पर आप अपने दिमाग से उस मौके को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे एक दोस्त ने एक पुराना घर खरीदा जो दिखने में बहुत बुरा सा था। हर एक को हैरत थी कि उसने इसे क्यों खरीदा, परंतु दूसरे जो नहीं देख पाए थे और जो उसने देख लिया था, वो यह था कि उस घर के साथ 4 खाली जमीन के टुकड़े भी थे। उसने यह कंपनी जाकर पता कर लिया था। घर खरीदने के बाद उसने उसे तोड़ दिया और उन 5 प्लॉट को बिल्डर को बेच दिया। इस सारे सौदे में उसे अपने मूल्य निवेश से 3 गुना रकम मिली। उसे 2 महीने के काम में $75,000 कमा लिए। यह बहुत ज्यादा रकम तो नहीं थी, परंतु यह न्यूनतम वेतन से तो ज्यादा ही थी और यह तकनीकी रूप से कठिन भी नहीं है। बहुत अच्छा किशोर जी, बहुत अच्छा आपने रीड किया। किशोर जी के लिए तालियां। और अभी नेक्स्ट कौन पढ़ना चाहता है? अर्शद, अर्शद आप रीड करेंगे? हाँ वो तो अक्सर कहाँ से अक्सर पैसा किस तरह जुटाया जाए, पॉइंट नंबर 2। पैसा किस तरह जुटाया जाए। औसत आदमी बैंक जाता है, परंतु इस दूसरे किस्म के निवेशक को यह पता होना चाहिए कि पूंजी किस तरह से जुटाई जाए और बिना बैंक जाए कितने तरीकों से पैसा जुटाया जा सकता है। मैंने यह सीखा कि बिना बैंक की मदद लिए घर कैसे खरीदे जा सकते हैं। घर खरीदना महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु पैसा इकट्ठा करना बहुत मूल्य कला है। अक्सर मैं लोगों को यह कहते हुए सुनता हूँ, बैंक मुझे कर्ज नहीं दे रही है या मेरे पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर आप दूसरे किस्म के निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको यह सीखने की जरूरत है, क्योंकि इसी कारण ज्यादातर लोगों की योजनाएं ठप हो जाती है। दूसरे शब्दों में, ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए सौदे नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। अगर आप इस बाधा को पार कर सकते हैं तो आप ऐसे लोगों से मिलो आगे हो मिले मिलो आगे हो लोगों से मिलो आगे होंगे जिन्होंने इन दक्षताओं को नहीं सीखा। ऐसे कई मौके आए हैं जब मैंने घर या स्टॉक या अपार्टमेंट बिल्डिंग को खरीदा, जबकि मेरी बैंक में एक सर दिख नहीं रहा है। जस्ट अ सेकंड। हाँ, अभी रीड कीजिएगा। जबकि मेरे बैंक में एक भी पाई नहीं थी। मैंने एक अपार्टमेंट हाउस को 12 लाख में खरीदा। मैंने इसके लिए एक अनुबंध किया जो खरीदार और बेचने वाले के बीच में लिखित अनुबंध था। फिर मैंने $1 लाख का डिपॉजिट इकट्ठा किया, जिससे मुझे बाकी पैसे को जुटाने के लिए 90 दिन की मोहलत मिल गई। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं जानता था इसकी असली कीमत $20 लाख थी। मैंने इस पैसे को कभी नहीं जुटाया। इसके बजाय जिस आदमी ने मुझे $1 लाख दिए थे, उसने मुझे $50,000 दिए ताकि वह मेरी जगह पर आ जाए, और इस तरह वह मेरी जगह पर आ गया और मैं उस निवेश से बाहर निकल गया। और इस काम में मेरे कुल जमा 3 दिन लगे।
एक बार फिर मैं यह कहना चाहता हूँ कि कहना चाहता हूँ कि आप क्या खरीदते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कितना जानते हैं। निवेश करना खरीदना नहीं है, एक ज्ञान है। बहुत अच्छा आशा जी, बहुत अच्छा रीड किया आपने। तो Thank you. यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम लोग हमारी नॉलेज को यूज करके, है ना, निवेश कर सकते हैं। और ये चैप्टर खत्म हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं और मौका देते हैं हमें लास्ट में देवांशु जी से सुनते हैं। काफी दिन से उनसे भी हमने नहीं सुना। देवांशु जी, ओवर टू यू। किस तरह स्मार्ट लोगों को संगठित किया जाए। ऐसे लोग समझदार होते हैं जो या तो अपने से ज्यादा समझदार लोगों के साथ काम करते हैं या उन्हें काम पर रखते हैं। जब भी आपको सलाह की जरूरत हो तो यह सुनिश्चित कर लें कि आपका सलाहकार समझदार हो। सीखने के लिए बहुत कुछ है, परंतु उसके पुरस्कार भी बहुत कीमती हो सकते हैं। अगर आप इन दक्षताओं को नहीं सीखना चाहते तो आपको पहली किस्म की निवेशक बनने की सलाह दी जाती है। आप जो जानते हैं वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आप जो नहीं जानते वो आपकी सबसे बड़ा जोखिम है। जोखिम तो हमेशा रहता है, इसलिए इससे बचने के बजाय इसे मैनेज करना सीखें। थैंक यू देवांशु जी, बहुत अच्छा आपने रीड किया, है ना। क्यों? इसीलिए ना अधिकतर लोगों को सलाह दी जाती है कि आप है ना म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्ट कीजिए, REIT में कीजिए, है ना, या फिर इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि लोग सीखना नहीं चाहते। अगर लोग सीखते तो उससे भी बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट होते हैं। मेरे को शायद कुछ दिन पहले कोई पूछ रहा था यहाँ पे, तो बहुत बढ़िया बढ़िया इन्वेस्टमेंट होते हैं जहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो आज के लिए हम इस चैप्टर को खत्म किया है। कल से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो होगा सीखने के लिए काम करे, पैसे के लिए काम ना करे। अभी हम लोग जतिन का क्वेश्चन अगर नहीं लेंगे तो ये बहुत नाइंसाफी होगी जतिन के साथ में। तो शायद दूसरा पॉइंट तो मैं समझ नहीं आया। ये दूसरा पॉइंट था ना जो देवांशु मैडम ने पढ़ा था, इससे पे रहा। कौन सा? यही निवेशक ज्ञान होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो तीसरा पॉइंट है ना, ये बताने की कोशिश कर रहा था कि सीखने से बहुत ज्यादा है ना हमें पुरस्कार मिल सकते हैं, ठीक है ना। और हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे हम है ना स्मार्ट लोगों को लेके काम कर सकते हैं। नहीं, इसके ऊपर वाला है, उसके ऊपर वाला मैं बोल रहा हूँ। ये सेकंड दूसरा वाला, सेकंड वाला हाँ point। हाँ, जब उसने घर खरीदा, जो उसके पास पैसे नहीं थे, वो मैं हाँ, समझ। तो उसने क्या किया यहाँ पे देखो, ये बता रहा है कि एक घर था, ठीक है, उसने 1 लाख रुपए वहां पे किसी से लिए, ठीक है। देखिए यही बता हाँ रहा था ना, 1 लाख रुपए लिए और उसने वहां पे अपना पैसा लगाया भी नहीं। बाद में उसने किसी को बताया कि देखो मैं ऐसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो उस बंदे ने बोला अगर 12 लाख की चीज 20 में मिल रही है, 20 में बिकने के लिए तैयार है, 20 की चीज 12 में मिल रही है, मैं तुम्हें और 50,000 देता हूँ, मतलब 1.5 लाख तुम ले लो और मुझे ये सौदा मुझे करने दो। मतलब उसने तो ट्रांजेक्शन किया भी नहीं, कहीं पे था ही नहीं, केवल 1 लाख रुपए पहले लिए और 50,000 रुपए पूरे लिए, और जिसने खरीद बेचा उसने 12 लाख ले लिए, है ना। और उस खरीदने और बेचने वाले के बीच में 12 लाख रुपए चले गए और इसने 1.5 लाख का जो था वो लेके अपने पॉकेट से निकल के चला गया। तो ये चार्ज, अच्छा। है ना। तो मतलब उसने बातों बातों में मतलब 12 लाख की चीज को 20 लाख में 3 दिन में, है ना, 3 दिन में 1.5 लाख रुपया। 3 दिन, अच्छा 3 दिन के उसके 1.5 लाख थे। जो हाँ 8 लाख, जो 8 लाख मतलब प्रॉफिट हुआ था 12 लाख से। नहीं नहीं, प्रॉफिट तो अभी कहाँ, जब वो दूसरा बेचेगा तब उसको प्रॉफिट होगा ना। 20 अच्छा लाख की चीज है जो उसको 12 में मिल रही है, अभी उसको प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ है ना। अच्छा अच्छा प्रॉफिट तो एक ही बंदे को हुआ, इसका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। 1.5 लाख लेके प्रॉफिट चला गया। अच्छा तुम दोबारा बेचते रहो तब तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा। ठीक। ठीक है, चलिए अभी किसी के क्या सवाल है तो, या किसी का कुछ लर्निंग है तो ले लेते हैं फटाफट। वो अनुबंध गया करते ना। हैं, वो एक बीच में था वो अनुबंध, वो समझ में नहीं आया मुझे। अनुबंध मतलब एग्रीमेंट। पर वो अनुबंध कौन मतलब सा एग्रीमेंट। टाइप? हाँ, बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं। जैसे कि अभी मान लो कि दो लोग ने भी घर खरीदा होगा ना, तो जब आप घर के लिए टोकन देते हो या पैसा देते हो तो एक एग्रीमेंट हो जाता है कि आप 90 डेज के अंदर, है ना, इसको 90 डेज के अंदर आपने पूरे पैसे देने हैं, नहीं तो फिर ये रजिस्ट्री या ये जो भी है कैंसिल हो जाएगा। इट्स एन एग्रीमेंट। सर एक बीच में आया था ना उसमें
जो क्या बोलते हैं म्यूचुअल फंड मतलब स्वेस वो क्या बोलते हैं सेफ निवेश है, वो कैसे है मतलब मैं समझ। म्यूचुअल फंड में रिस्क क्या है? उसमें रिस्क नहीं होता। म्यूचुअल फंड में रिस्क बहुत कम है ना। मतलब मैं ये अच्छा पूछ रहा हूँ तुमको कि 4 व्हीलर में बैठ के तुम्हारे घुटने में गिर के घुटने में लगने का चांस कितना है? अच्छा, जीरो मैं कम ही है। कम ही है ना। तो वैसे ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद में तुम बोलेगा कि पता नहीं डूब गया, तो वैसा ही है ना। अच्छा एक्चुअली स्टॉक मतलब वो पेनी स्टॉक के बारे में उन्होंने डिस्कशन ज्यादा किया है ना। सॉरी। छोटे स्टॉक मतलब स्टॉक ही है ना, दैट इज। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन उसपे भी है ना, मतलब बहुत रिस्क होता है, तो इसलिए हमें वो जानना चाहिए, स्टडी करना चाहिए कि कौन से स्टॉक में पैसा डालना है, कैसे कब नहीं डालना है। सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि प्रॉपर्टी को खरीदते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सीखते ही हैं, अभी ये बुक तो अभी शुरू ही हुई है ना। और सबसे अच्छा है उसमें इन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि आप ट्राई करो, है ना। उसके लिए सर का 99 कई बार ऐसा होता है कि ट्राई फर्स्ट और लास्ट हो जाता है जी ट्राई करते ही। नहीं, उसके लिए सर का एक कोर्स है, 99 का वेबिनार भी है, वो सर करते हैं संडे को, उसको आपको करना चाहिए। रियल स्टेट। रियल स्टेट का। यस। रियल एस्टेट वाला नहीं, वो तो हमारा एक अलग ट्रेनिंग है जहाँ पे हम ये करने के लिए। लेकिन अगर आप लोग सच में रियल एस्टेट पे जानना चाहते हो ना, रॉबर्ट कियोसाकी के फंडिंग कैसे कहाँ पे करना चाहिए, तो कल एक फ्री सेशन होने वाला है। मेरे एक गुरु है रुपेश चौहान जी, रियल एस्टेट के, उनका एक फ्री सेशन है 10:30 बजे होगा, ठीक है ना। जहाँ पे आपको पता चलेगा कि 12% के रिटर्न्स कैसे मिलते हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं वो लोग मेरे को मैसेज कीजिएगा, मैं वो लिंक भेजूंगा। 10:30 से 12:30 होगा। फाइनली बाद में वो अपना कुछ ना कुछ सेल करने वाले हैं, लेकिन आपको उसके पहले एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। नहीं सर, ऐसा भी कोई कोर्स है जिसमें ये बातें बताई जाती हो? प्रॉपर्टी आप खरीदते हो तो कैसी प्रॉपर्टी की लोकेशन या कैसे, ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, काफी लोगों ने पूछा है, तो हम लोग उस पर भी तैयारी कर रहे हैं, है ना, और हम उसको भी बनाने का कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हम लोग रियल एस्टेट में बेच के खरीद के, जो ब्रोकर के लिए हमने कोर्स किया था, लेकिन हाँ अभी दिमाग में ये चल रहा है और उसको थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अगर हमारे पास है और लोगों के साथ उसको शेयर किया जा सके तो हम उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन जितना मुझे पता है, मैं कोशिश करता हूँ कि धीरे धीरे वो सब इंफॉर्मेशन आप लोग के साथ ऐसे ही शेयर की जाए। ये सर मुझे पता है रुपेश चौहान। किस? अच्छा, प्रशांत जी को? नहीं, हर्षद हर्षद। हर्षद, अच्छा, हर्षद को पता है, बढ़िया है। मिले हो क्या मैं रुपेश एक्चुअली से? उनके सेशन अटेंड किए है वो अच्छा बंदे का। अच्छा। तो वो एक्चुअली उनका वो क्या बोलते हैं उसका, प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग एक बुक भी है, मतलब मतलब बुकलेट जैसा भी था वो। हाँ, उन्होंने सॉफ्ट मेल कॉपी वगैरह किया, ई बुक ये बुक वो भी मुझे मिल रहा है, पर रुपेश मैंने इतना actually- डिटेल नहीं देखा। हाँ, नहीं नहीं, डिटेल में देखो बाबू मोशाय, ये वो वाली बात नहीं है जिसको तुम ऐसे ही छोड़ दोगे। हाँ यस यस यस। नहीं वो एक्चुअली उनके डेटाबेस में हर बार मुझे उनका वो टेक्स्ट रिकॉर्डेड मैसेज कॉल भी आता है। डेली संडे को मैसेज आता है, मेल आता है। तो किया है मैंने एक्चुअली एक बार अटेंड। तो आपने, मुझे सर लगता है वो पता है मुझे सुप्रिया बोली थी लास्ट टाइम हाँ हाँ हाँ। आपका वो क्या? उनका मतलब वो इन्वेस्टमेंट कैसे करने को बोलते हाँ, हो उसका। मैंने उनसे काफी कुछ सीखा है ना, काफी हाँ सारे हाँ। ट्रिक्स में, या काफी सारी चीजें उनसे भी मैंने सीखी और हुई वो है। आपका जो इंटरव्यू भी है ना वो निशा हाँ, मैम के मेरा साथ, और सुप्रिया उस का एक समय भी इंटरव्यू भी है। हाँ जी, हाँ जी। वो तब भी मैंने देखा था उसमें भी आपने बताया था ना अच्छा, आप एमएमसी यूट्यूब वाले पे। इंटरव्यू की बात कर रहे हो, है ना। जैसे उसमें हमारा उसमें भी देखा। रुपेश के साथ भी एक इंटरव्यू है। नहीं वो नहीं देखा मैंने। जब निशा मैडम के साथ आपका इंटरव्यू हुआ था ना, तभी मैंने सुप्रिया को बोला था कि वो मुझे अच्छा पता है अच्छा, रुपेश चौहान। ओके ओके ओके, चलो ग्रेट, वंडरफुल। तो सब लोग अपनी अपनी डायरी निकाल के लिखना शुरू कर दे कल के कार्यक्रम को। सर मेरे 2 हाँ, क्वेश्चन है और। ठीक है, जतिन के 2 सवाल ले ले, क्या बोलो, क्या करें, ले ले। जल्दी जल्दी। चलो ले लेते हैं, जतिन बोलो।
सर ये वो जो मतलब BSNL एंड में जब देते हैं ना कोर्स, जब शेयर करते हैं तो उसमें जो फ्री बोनस होते हैं उस पे जो प्राइस लिखा होता है कि ये इतने का है, आपको मतलब फ्री में मिल रहा है, तो उसकी मतलब प्राइस वैसे रखते कैसे हैं, किस हिसाब से रखते हैं, जो समझ नहीं आता। मैं तुम्हें एक बता रहा हूँ, ये तरीका है ना, जितने भी लोग बेच रहे हैं, ये तरीका सबसे पहले मुंबई लोकल ट्रेन में आया था। मुंबई लोकल में पेन बेचते वक्त तो उस तरीके से करते थे। ये कंपनी का ऑफर है, आपको एक पेन मिलेगा, लेकिन ये कंपनी आपको कुछ प्रमोशन दे रही है, तो इसके साथ कंपनी है ना आपको एक और पेन दे रही है। तो ये 2 पेन के साथ में आपको है ना, कंपनी कह रही है कि आपको पेंसिल की भी कभी कभी जरूरत पड़ेगी, तो हम आपको पेंसिल और इरेजर भी दे रहे हैं। ठीक है, मैं ये बात कर रहा हूँ कई साल पहले जब वेबिनार होते भी नहीं थे, है ना। तो पेंसिल इरेजर और आपको एक स्केल की भी जरूरत होगी। दिल्ली में भी सेम होता है सर, एक चीज बेचते थे उसके बाद 5 चीजें फ्री देते थे वो लोग। है ना। तो ये सब लोग इन्होंने कहाँ से है ना, ऐसे ट्रेन में जाते जाते इन्होंने सीख लिया। ठीक है, और इनकी कोई प्राइस या देखो क्या है, इस सब को कोई भी चीज फ्री नहीं होती। अगर मैं 5 चीजें खरीदता हूँ और ये 5 पेन मान लेते 50 रुपए के हैं, तो मैं उसको 50 रुपए का बेचने के लिए एक वो स्ट्रेटेजी बनाता हूँ, है ना। अगर मैं सीधे बोलूंगा आपको ये 50 रुपए में 5 ले लो, तो तुम भी नहीं लोगे, तुम बोलोगे ये तो क्या दुकान में भी मिलता है। तो इसको बिग बेचने के बाजार का ऑफर नहीं रहता क्या? 500 रुपए की शॉपिंग पे 10 केजी आटा फ्री या 1000 रुपए की शॉपिंग पे 5 केजी चीनी फ्री। वो तो इजीली विशाल में कन्वर्ट इसमें भी रहता है, जो अलग मॉल होते हैं। 1500 की शॉपिंग करो, उसके साथ 5 किलो केजी और शुगर फ्री। सर रियल स्टेट कोर्स को कम से कम कितने दिन में पूरी तरह से सीखा जा सकता है? रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है ना जिसको कम से कम आपको 40 साल 50 साल सीखने में लगे, अगर मास्टरी करना चाहते हो। बाकी ये देखो, अगर ये बुक को हम लोग पढ़ रहे हैं तो उन्होंने क्या बताया कि 1979 से मैंने इन्वेस्टमेंट को शुरू किया था, और ये बुक उन्होंने कब लिखी थी, 2009 के आसपास में लिखी थी, है ना। तो 30 साल के, तो अच्छी मास्टरी करने में 30-40 साल तो लगेंगे। ठीक है, लेकिन इसको सीखा कैसे जाए, तो इसको सीखने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग में रहना पड़ेगा, अपने आप सीख जाएंगे। कैलेंडर लिख लिया सबने? किसी का कुछ शेयरिंग है तो शेयरिंग भी ले लेते हैं।